हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की श्रृंखला के इस क्रम में आज की वीडियो में हम 2017 का जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर बना हुआ था, जो 15 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ था, उसमें आज की वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के पेपर को कवर करने वाले हैं। पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे, कैसा प्रश्न बना था, इनका लेवल क्या था, और यही प्रीवियस ईयर आपके आगामी जो 2026 जनवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, यही आपको बताना है। ठीक ना, तो संविधान सभा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो जो राष्ट्रीय गान है वह कौन है दोस्तों, जनगण मन। याद रखेंगे जनगण मन जो है वह क्या है, राष्ट्रीय गान है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, 52 सेकंड का समय लगता है। और इसके जो रचयिता हैं आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और सर्वप्रथम पहली बार यह 27 दिसंबर 1911 को, अर्थात आप ऐसे याद रखिएगा पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 को गाया गया था भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक ना, तो याद रखेंगे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे इतना प्रश्न बनता है, इसको गाने में 52 सेकंड लगता है, ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन अधिनायक जय हे, ये राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और सर्वप्रथम पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखेंगे आपका 27 दिसंबर 1911 को कब गाया गया, तो भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक ना, तो इतना प्रश्न इससे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, यही आपको बताना है। जो पुष्कर मेला है ना वह कहाँ पे लगता है बताना है, जयपुर में कि उदयपुर में कि जोधपुर में कि आपका अजमेर में। तो याद रखिएगा राजस्थान के अजमेर में लगता है आपका पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें प्रत्येक वर्ष के कार्तिक माह में यह मेला लगता है, याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष के कार्तिक माह में यह राजस्थान के अजमेर में, कि कहाँ पे दोस्तों, तो राजस्थान के अजमेर में लगता है। और यह मेला काफ़ी प्रसिद्ध होता है पर्यटनों के दृष्टि से। और इसमें सबसे ज़्यादा ऊँट का विक्रय और क्रय किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसको ध्यान रखेंगे। अजमेर में जो आपका राजस्थान के अजमेर में प्रत्येक वर्ष के कार्तिक माह में लगता है पुष्कर मेला, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक होती है, ये आपको बताना है। तो हानिकारक किरणें कौन सी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट ए होती है कि अल्ट्रावायलेट आपका सी होता है कि अल्ट्रावायलेट आपका बी होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, याद रखेंगे जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है उसके 3 प्रकार होते हैं आपका, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। और इसमें से सबसे हानिकारक किरण कौन होती है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे हानिकारक किरण जो होती है अल्ट्रावायलेट सी होती है। और अल्ट्रावायलेट सी जो होती है ना, इसको आपका जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत है वह रोक लेती है। अगर यह नहीं रोकती तो यह डायरेक्ट जब पृथ्वी पर आती तो काफ़ी जन धन की हानि होती और काफ़ी विनाशकारी तरंगे होती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक ना, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उसको कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। तो ओजोन परत आपका समताप मंडल का हिस्सा है भाई, इसको भी ध्यान रखेंगे, समताप मंडल का हिस्सा है। और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बहुत बार प्रश्न बना है यूपी टेट में ही। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डाप्सन में नापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसको हम किस में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। ये सब चीज़ बने हैं इसलिए मैं इस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात और बात कर लें, ओजोन पर जैसे कि पराबैंगनी किरणें हैं जो अब जब इसको ओजोन परत न रोक पाती या डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो त्वचा कैंसर या तमाम जो रोग है उत्पत्ति करती, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 4 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक ना, तो याद रखेंगे इसमें से कहा है कि अजैविक घटक नहीं है, मतलब कि जैविक घटक है, यही ना कहने का मतलब हुआ कि इनमें से कौन है जो जैविक घटक है। ठीक है, जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें लाइफ जैसी चीज़ों को पाया जाता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन, प्रोटीन या अजैविक घटक है। ठीक ना, मृदा ये भी अजैविक घटक है, आपका फास्फोरस ये भी अजैविक घटक है। जैविक घटक कौन है दोस्तों, तो आपका कवक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कवक जीवमंडल का जैविक घटक है, यह उपभोक्ताओं के मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन करता है। ठीक ना, यह मृतक भक्षी होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मृतक भक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मृतक भक्षी बोलते हैं। जो आपके क्या होते हैं दोस्तों, उपभोक्ता होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके डेथ बॉडी को मिट्टी में मिलाने
का ही काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अपघटक कर्ता भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। जो गिर शेर परियोजना है यह कहाँ पे है, यही आपको बताना है। गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है कि उत्तर प्रदेश में है कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो गिर शेर परियोजना है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेरों के संरक्षण के लिए। ठीक है, एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। ऐसे आप लोग भी देखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एशियाई शेरों का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है, तो गिर शेर परियोजना है, यहाँ पे एशियाई शेरों को सुरक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों, 1973 में। और आपको बता दें यह कहाँ पे है, तो यह गुजरात में। ठीक ना, यह कहाँ पे, गुजरात में गिर शेर परियोजना शेरों के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। 1973 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, WWF से क्या आशय है, यही है दोस्तों आपका WWF। ठीक ना, और इसी का फुल फॉर्म बताना है कि इससे क्या आशय है। ठीक ना, वर्ल्ड वाइल्ड फंड होता है कि वर्ल्ड वार वेड होता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है कि वर्ल्ड वाच फंड होता है। तो याद रखिएगा जो आपका WWF होता है इसका पूरा नेम होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी, 1962 में। कहाँ पे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड। कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नाम की एक जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है WWF का। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी निकलती है, जो गंगा नदी है वह कहाँ से निकलती है आपको बताना है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाप ग्लेशियर से। आशा करते हैं बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस प्रश्न को बिना किसी भी समस्या के आप इसका हल निकाल सकते हैं। और इसी में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए चलिएगा, लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी टाइप वगैरह वगैरह करना पड़ता है। और आप चैनल को क्या कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गंगा नदी होती है वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आपको बता दें भारत की सबसे बड़ी नदी इसे बोला जाता है। गंगा नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गंगा नदी को भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। इसकी लंबाई पूरी 2525 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। और भारत में यह 5 राज्यों में, ठीक ना, भारत में कितने राज्यों में दोस्तों, तो 5 राज्यों में बहती है। और ये राज्य आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक ना, और इसके बाद इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है 2525 किलोमीटर। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो याद रखेंगे जो प्रदूषण के मापन से संबंधित कौन सी एजेंसी है यही आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक ना, आप सभी को देखेंगे तो इसमें प्रदूषण का जो मापन करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है वह प्रदूषण मापन की एक एजेंसी होती है। यह एजेंसी जल, वायु, ध्वनि के प्रदूषण के रोकथाम के लिए नियंत्रित होती है। इसको याद रखेंगे, ध्वनि, जल और वायु तीनों का यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह तरह तरह के अपने सुझाव देती है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होती है जो कि प्रदूषण मापन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका है कोटरपोक्सी, एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, कि हवाई में, कि रॉकीज में, कि एंडीज में। याद रखेंगे जो आपका कोटरपोक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो यह विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यह कहाँ है दोस्तों, तो एंडीज में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों, तो यह दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में है। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में। और सबसे ऊंची पर्वत ज्वालामुखी है, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। गंगा के नाम से जानी जाती है, कि चमुना के नाम से, कि ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र के नाम से कि सिंधु के नाम से, ठीक है। तो जो तिब्बत में सांगपो नदी होती है, जो तिब्बत में जिस नदी को सांगपो नदी बोलते हैं, वह भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्रा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की 2525 किलोमीटर होती थी, ये भी आपको पता है। और याद रखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में कितनी बहती है, तो 1346 किलोमीटर बहती है। ये भी याद रखेगा, 1346 किलोमीटर इसका उद्गम स्थान है। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में और कहाँ पे दोस्तों, असम में, दोनों जगह यह भारत में बहती है। जो तिब्बत की सांगपो नदी है यह भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी इसी को माना जाता है। आगे देखते हैं 11 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्या कह रहा है कि पास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता किसे कहते हैं, आपका शाकाहारी को बोलेंगे कि मांसाहारी को बोलेंगे कि जीवाणु को बोलेंगे, मांसाहारी या शाकाहारी को बोलेंगे। तो पास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है ना दोस्तों, सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता के बारे में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। इसी में पूछ देता है कि उत्पादक क्या होते हैं, ठीक ना, उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या होते हैं, ठीक ना। ऐसे तो जो कि जैसे कि हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, ये बटे होते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे या किसी खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। जो इसका भक्षण करते हैं उसको उपभोक्ता बोलते हैं। और याद रखेंगे, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का जो भक्षण करते हैं उसको हम लोग अपघटक बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह कौन सा स्थल है। समताप मंडल है कि मध्य मंडल है कि आपका क्षोभ मंडल है कि आपका आयन मंडल है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे जो ये पूरे मंडल हैं कितने हैं, 5 हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और इसी में एक मंडल आता है बहिमंडल, ठीक ना, जो सबसे ऊपरी मंडल होता है। आपको मुझे बताना है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो वह क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता दूं, जैसे मौसमी घटना, कुहरा होना, बादल, वर्षा आदि, तूफान, मेघ गर्जन, पाला हो, सभी क्षोभ मंडल में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सबसे ठंडा मंडल जो होता है ना, ठंडा मंडल जिसे बोलते हैं वह होता है मध्य मंडल। समताप मंडल जो होता है यह सबसे ज़्यादा पूछता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, पहली बात, और इसी में आपके क्या होते हैं, वायुयान उड़ते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, आयन मंडल जो होता है ना, आयन मंडल में रेडियो तरंगे उड़ती, रेडियो तरंगे आदि इस सब चीज़ें होती है, यह आपका आयन मंडल होता है। रडार जो होता है बहिमंडल के उदाहरण है, इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल होगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होती है ना वो क्षोभ मंडल की होती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, आपको बता दें दोस्तों। तो आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूरे आपके कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्यों की संख्या 15 है, ठीक है ना। टोटल सदस्यों की संख्या 15 है। इसमें आपके अस्थायी सदस्य और इसमें क्या हो जाते हैं, अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको मैं एक भी बता दूं, अस्थायी सदस्यों को बहुत पूछता है दोस्तों। तो अस्थायी सदस्यों में आपका अमेरिका हो गया, आपका और क्या हो गया, आपका रूस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ब्रिटेन हो गया। इसके बाद आपका फ्रांस हो गया और इसके बाद आपका चीन हो गया। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आपके अस्थायी सदस्य हैं और इसी में क्रम में आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। आगे देखते हैं, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में है कि गुजरात में है कि राजस्थान में है कि आपके असम में है। तो जो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान के अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान के कहाँ पे है दोस्तों, अलवर में है सरसिका राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और काफ़ी ध्यान तरीके से जब इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत इसमें से बहुत अच्छा चीज़ों को उभर कर आएगा। और यह टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना
जाना जाता है सरसिका राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 15 नंबर की बात करेंगे। 15 नंबर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी पूछे ना, या मुख्य स्रोत पूछे या सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो याद रखेंगे वह सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सूर्य से हमें प्रकाश के रूप में मिलता है, याद रखेंगे सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश किरणों को 500 सेकंड लगता है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या बनाते हैं दोस्तों, भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और सूर्य से हमें तमाम ऊर्जा मिलती है, जो सबसे बेस्ट ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा होती है। ये सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वह सूर्य का प्रकाश है। यह बात को याद रखेंगे, सूर्य या सनलाइट जिसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं एक मार्ग का संबंध क्या है। एक मार्ग होता क्या है, ठीक ना। ये पैकेजिंग से है कि गुणवत्ता से है कि संसाधन से है कि आपका उत्पादन से है, यह चीज़ों को आपको बताना है दोस्तों। तो एक मार्ग जो होता है वह किससे होता है, इसका संबंध यही बताना है। तो इसका संबंध जो होता है गुणवत्ता से होता है, ठीक ना। एक मार्ग जो है ना दोस्तों, यह आपका खाद्यान्न, याद रखेंगे खाद्य पदार्थों पे इसकी मुहर लगी होती है। इस किसकी मुहर लगी होती है, तो इसी की मुहर लगी होती है। यह खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है और यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित करता है, ठीक ना। जिस भी खाद्य पदार्थ में एक मार्ग की मुहर लगी होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो उसको हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से प्रमाणित भोजन या प्रमाणित खाद्य पदार्थ मानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो गुणवत्ता से एक मार्ग का संबंध ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की बात करेंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण उत्तर प्रदेश में होता है कि बिहार में होता है कि मध्य प्रदेश में कि आपका पश्चिम बंगाल में, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा मापा गया है कहाँ पे दोस्तों, तो आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। जो कल कारखानों से जो आपका प्रदूषित जो कचरे निकलते हैं वह आपके पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट नदियों में बहा दिए जाते हैं और वहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा मेजरमेंट किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का मतलब कि जो वन में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आप क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो उनका आप शिकार नहीं कर पाएंगे। और शिकार को रोकने के लिए, अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और यह कब लाया गया था, 1960 में कि 1972 में कि 1962 में कि 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया। और इसका मुख्य श्रेय यही था, इस अधिनियम के बाद अवैध शिकार करना पर अवैध जब जो भी जीव जंतु होंगे उसका जब आप अवैध शिकार करेंगे तो उसको शिकार के फलस्वरूप आपको जुर्माना या दंड या आपको जैसे अपराध के दृष्टि से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और आप इसके लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप एक मुकदमाधारी हो जाएंगे और आपको इसका सज़ा भी भुगतना पड़ेगा। इसको याद रखेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में वन्य के जीवों को संरक्षण या सुरक्षा देने के प्रदान से यह लाया गया, यह अधिनियम बनाया गया। आगे देखते हैं दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि आपका किण्वन बोलते हैं कि आसवन बोलते हैं कि आपका स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह किण्वन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रश्न ऐसे बना हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है दोस्तों आपका जर्मनी से कि यूएसए से कि यूएसएसआर से कि यूनाइटेड किंगडम से, तो यूएसएसआर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो अमेरिका से लिए गए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ध्रुव तारा कहा जाता है कि कौन से तारे को ध्रुव तारा बोला जाता है। उत्तरी तारे को बोला जाता है कि आपका पूर्वी तारे को बोला जाता है कि दक्षिणी तारे को कि पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा जो होता है वह उत्तरी तारे को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, 1972 में कि 1973 में कि 1981 में कि 1985 में। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह बाघों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे
फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि सिक्किम में है कि उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी जो है दोस्तों उत्तराखंड में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और यह भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा इसे दी गई है फूलों की घाटी को, और यह उत्तराखंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, ये भी कई बार बना है, इसको ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उत्तराखंड का चमोली जो जिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को भी कवर करते रहिएगा। आगे देखते हैं एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यही आपको बताना है कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है, अर्थात जो एक निश्चित समय सीमा को पार कर लिया वो मनुष्य होता है। वयस्क मनुष्य उसे बोलते हैं जिसकी उम्र 18 प्लस हो, ठीक है, उससे हम वयस्क की श्रेणी में रखते हैं। तो वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या जो होती है आपको पता है दोस्तों 206 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है दोस्तों आपका नीदरलैंड में है। कहाँ पे है दोस्तों, नीदरलैंड में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड में है और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और ये सुरक्षा की दृष्टि से, शांति सुरक्षा, विश्व शांति सुरक्षा की दृष्टि से इसकी स्थापना की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, यही आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वह भोजन का निर्माण करते हैं। तो यह भोजन के निर्माण में याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान प्यारे जो जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और एनएडीपी का क्या होता है, अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यही बताना है। एलपीजी जो है दोस्तों वह गैस होती है। दो गैसें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एलपीजी और एक आपका होता है सीएनजी, जो बहुत ज़्यादा पूछता है। सीएनजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। तो यह एक स्वच्छ ईंधन होता है, ये तो बात सही है दोस्तों। यह इसका उच्च ऊष्मीमान होता है, ये भी बात सही है। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, ये भी बात सही है। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। और इसमें से कौन सत्य नहीं है, यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बता दें जो एलपीजी होता है ना, यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है दोस्तों। यह जो होता है ना, यह जो होता है प्रदूषण मुक्त गैस, इसे लगभग प्रदूषण मुक्त गैस इसको मानते हैं। और आपको बता दें इसमें जो होता है एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसमें C2H5SH इसका फुल फॉर्म मतलब इसका सूत्र होता है, और इसको प्लस हम कर देते हैं एलपीजी में, क्योंकि जब एलपीजी गैस रिसाव होती है तो जो उसमें से एक महक आती है ना, वह महक एथिल मरकैप्टन की होती है, ना कि एलपीजी गैस की होती है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए उस गैस में इसको हम मिला देते हैं, इसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे। महक इसी के कारण आती है एलपीजी से। आगे देखते हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना किसकी है, याद रखेंगे। प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसकी है, यही बताना है। तो डार्विन की है, अरस्तु की है कि चार्ल्स डार्विन की है, यही डार्विन की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्विन की रचना है प्रजातियों की उत्पत्ति, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मकर रेखा क्या है, यही आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा क्या है, इस चीज़ को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगा। मकर रेखा जो होती है ना, भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा जो है ना, वह आपका मैप देखेंगे, मैप का जो बीचों बीच रेखा है ना, इसी को भूमध्य रेखा का नाम देते हैं, भूमध्य रेखा का नाम। और भूमध्य रेखा के इधर देखिएगा, ऊपर क्या है दोस्तों, उत्तर है, और नीचे क्या है दोस्तों, दक्षिण है, ठीक ना। दोनों चीज़ों को आज ही कवर कर लीजिए, और इसी को बोलते हैं, बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। आपको यही बताना है कि मकर रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसी को बोलेंगे, ठीक ना, और इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री, दोनों को ध्यान रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोलेंगे आप लोग, ऐसे देखिएगा, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। तो मकर रेखा बोलेंगे, तो आपका इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऊपर बोलते
बोलते हैं नॉर्थ और नीचे बोलते हैं साउथ। तो आपका मकर पूछा है अर्थात साउथ पूछा है, तो 23.5 डिग्री साउथ को आप क्या बोलिएगा, मकर रेखा बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका कर्क रेखा पूछता तो आप 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आप साउथ को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते नॉर्थ को बोलते हैं आप कर्क रेखा और साउथ को बोलते हैं आप क्या, मकर रेखा। इसको याद रखेंगे, सॉरी इसमें थोड़ा विचलन हो रहा है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यही बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वह नीदरलैंड के हेग में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात अगर करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है वह 3 अप्रैल को, कब दोस्तों, तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। आज की प्रश्न जो आप लोग देखें, जो आपका यूपी टेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर प्रश्न था 15 अक्टूबर 2017 का, यह प्रश्न काफ़ी मददगार रहेगा आपका जनवरी जो 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है यूपी टेट का। इसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो शूट हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में अब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। धन्यवाद।